थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म मिलान, ओहियो में 1847 में हुआ था। उनकी जिंदगी चुनौतियों से भरी थी। उन्हें कम उम्र से ही सुनने में तकलीफ होती थी। ये तकलीफ जिंदगी भर उनके साथ रही। एडिसन ने ज्यादा समय स्कूल में नहीं बिताया। उनकी माँ, जो एक टीचर थीं, ने उनके जिज्ञासु मन को पहचाना। उन्होंने घर पर ही उन्हें पढ़ाने का फैसला किया। इस माहौल ने उनकी कुदरती जिज्ञासा को बढ़ावा दिया। उन्हें छोटी उम्र से ही पढ़ना और प्रयोग करना बहुत पसंद था। उनके शुरुआती अनुभवों ने सीखने और खोज करने के उनके तरीके को आकार दिया, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता की गहरी भावना और चीजों के काम करने के तरीके को समझने की एक अदम्य इच्छा पैदा हुई। एडिसन का बिजनेस करने का जज्बा कम उम्र में ही दिखने लगा था। किशोरावस्था में उन्होंने ट्रेनों में अखबार और टॉफियां बेचकर काम किया। इस काम ने उन्हें मौके दिए। उन्होंने अपना समय साइंस की किताबें पढ़ने में लगाया। उन्होंने एक सामान वाली गाड़ी में एक छोटी सी प्रयोगशाला भी बनाई। यहीं पर उन्होंने केमिस्ट्री और बिजली के बारे में अपना हुनर तराशा। बाद में वे एक टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गए। ये काम उनके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसने उन्हें इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की गहरी समझ दी। उन्होंने संदेशों को भेजने और प्राप्त करने के तरीके का व्यावहारिक पहलू सीखा। टेलीग्राफ सिस्टम के साथ इस व्यावहारिक अनुभव ने उन्हें अमूल्य ज्ञान प्रदान किया, जो उनके बाद के कई जबरदस्त आविष्कारों की नींव बनेगा। उनका पहला पेटेंट वाला आविष्कार एक इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर था। उन्होंने इस मशीन को एक टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में काम करते हुए बनाया था। उन्होंने सोचा था कि यह विधानसभाओं में वोटिंग को तेज और अधिक कुशल बनाएगा। हालांकि राजनेताओं को यह पसंद नहीं आया। वे धीमे पारंपरिक तरीकों को पसंद करते थे, जो अधिक विचार विमर्श और कभी-कभी समझाने बुझाने की अनुमति देते थे। इस अनुभव ने एडिसन को एक बहुमूल्य सबक सिखाया। उन्होंने महसूस किया कि एक आविष्कार तब तक उपयोगी नहीं होता जब तक लोग उसे खरीदना नहीं चाहते। तब से उन्होंने केवल उन्हीं आविष्कारों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया जिनकी स्पष्ट व्यावसायिक मांग थी। यह व्यावहारिक दृष्टिकोण उनके आविष्कारशील करियर की पहचान बन गया, जिसने उनके विकल्पों का मार्गदर्शन किया और यह सुनिश्चित किया कि उनके प्रयास वास्तविक दुनिया की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने की दिशा में निर्देशित हो। इस शुरुआती झटके के बाद एडिसन 1869 में न्यूयॉर्क शहर चले गए। उन्होंने टेलीग्राफ तकनीक को बेहतर बनाने पर काम करना जारी रखा। उनकी प्रतिभा ने जल्द ही महत्वपूर्ण प्रगति की ओर अग्रसर किया। उन्होंने यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर विकसित किया, जो स्टॉक टिकर का एक बेहतर संस्करण था। यह उपकरण एक बड़ी सफलता थी। इसने शेयर बाजार की जानकारी प्रसारित करने के तरीके को मानकीकृत करने में मदद की। उन्होंने टेलीग्राफ सिस्टम में अन्य महत्वपूर्ण सुधार भी किए। इन सफलताओं ने उन्हें आर्थिक लाभ दिलाया। उन्होंने उन्हें खुद को पूरी तरह से आविष्कार करने के लिए समर्पित करने की भी अनुमति दी। वह अब केवल एक टेलीग्राफ ऑपरेटर नहीं थे, वह अब एक पूर्णकालिक पेशेवर आविष्कारक थे, जिनकी बिजली के संचार के बढ़ते क्षेत्र में व्यावहारिक समाधानों और नवीन सोच के लिए बढ़ती प्रतिष्ठा थी। 1876 में थॉमस एडिसन ने मेनलो पार्क, न्यू जर्सी में एक नई अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला स्थापित की। यह कोई साधारण प्रयोगशाला नहीं थी। इसे एक आविष्कार फैक्ट्री के रूप में डिजाइन किया गया था। एडिसन ने एक ऐसी जगह की कल्पना की थी जहां नए विचारों को व्यवस्थित रूप से विकसित किया जा सके और उन्हें व्यावहारिक उत्पादों में बदला जा सके। यह निरंतर तकनीकी नवाचार और सुधार पैदा करने के विशिष्ट उद्देश्य से स्थापित किए गए पहले संस्थानों में से एक था। यह सुविधा औद्योगिक अनुसंधान के लिए एक नए मॉडल का प्रतिनिधित्व करती है, जो पूरी तरह से आविष्कार पर केंद्रित संसाधनों और प्रतिभा को एक साथ लाती है। दुनिया ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और यह जल्दी ही असाधारण रचनात्मकता और अथक परिश्रम का केंद्र बन गया। मेनलो पार्क का माहौल ऊर्जा और सहयोग से भरपूर था। एडिसन प्रेरक शक्ति थे, एक करिश्माई नेता जिन्होंने अपनी टीम को प्रेरित किया। उन्होंने प्रतिभाशाली सहायकों का एक समूह इकट्ठा किया, जिन्हें अक्सर मकर कहा जाता था। ये व्यक्ति विविध पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन एडिसन के आविष्कार के जुनून को साझा करते थे। एडिसन खुद अविश्वसनीय रूप से लंबे समय तक काम करते थे। वे अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे, अक्सर प्रयोगशाला में ही सोते थे। टीम ने हजारों प्रयोग किए, हर विचार का सावधानी पूर्वक परीक्षण किया। समाधानों की यह अथक खोज, एडिसन के प्रसिद्ध दर्शन, 1% प्रेरणा और 99% पसीने से प्रेरित, इस अनूठी स्थापना में कार्य संस्कृति को परिभाषित करती है,
जिससे यह निरंतर गतिविधि का स्थान बन गया। मेनलो पार्क से निकलने वाले पहले प्रमुख आविष्कारों में से एक 1877 में फोनोग्राफ था। यह उपकरण ध्वनि को रिकॉर्ड और पुनः उत्पन्न कर सकता था। यह एक क्रांतिकारी आविष्कार था। लोग इससे हैरान थे। उन्होंने एडिसन को द विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क कहा। फोनोग्राफ ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। शुरुआत में एडिसन ने इसके कई उपयोगों की कल्पना की, श्रुतलेख और बोलती किताबों से लेकर संगीत मनोरंजन तक। हालांकि इन सभी उद्देश्यों के लिए इसे व्यापक रूप से अपनाने में समय लगा, लेकिन इसका तत्काल प्रभाव एडिसन की एक प्रतिभाशाली आविष्कारक के रूप में प्रतिष्ठा को मजबूत करना था, जो जनता की कल्पना को पकड़ने वाले जादुई उपकरण बनाने में सक्षम था और तकनीकी चमत्कारों से भरे भविष्य का वादा करता था। फोनोग्राफ के अलावा मेनलो पार्क कई अन्य महत्वपूर्ण आविष्कारों का केंद्र था। एडिसन और उनकी टीम ने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के टेलीफोन में महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने एक कार्बन माइक्रोफोन विकसित किया, जिसने ध्वनि की स्पष्टता और मात्रा में बहुत सुधार किया। इसने टेलीफोन को और अधिक व्यावहारिक संचार उपकरण बना दिया। उन्होंने टेलीग्राफी पर भी काम किया, ऐसे सिस्टम बनाए जो एक ही तार पर कई संदेश भेज सकते थे। इससे टेलीग्राफ नेटवर्क की दक्षता में काफी वृद्धि हुई। प्रयोगशाला निरंतर नवाचार का स्थान थी, जहां विचारों का तेजी से प्रोटोटाइप तैयार किया जाता था और उन्हें परिष्कृत किया जाता था। ध्यान हमेशा व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उत्पाद बनाने पर था, यह सुनिश्चित करते हुए कि आविष्कारों का समाज पर एक ठोस प्रभाव पड़ेगा। एडिसन की सबसे प्रसिद्ध खोजों में से एक व्यावहारिक इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का विकास था। दुनिया भर के कई आविष्कारक इस समस्या पर काम कर रहे थे। मौजूदा बिजली की रोशनी जैसे आर्क लैंप घरेलू उपयोग के लिए बहुत तेज और अव्यावहारिक थी। एडिसन का लक्ष्य एक ऐसी रोशनी बनाना था जो सुरक्षित, विश्वसनीय और किफायती हो। वह एक गर्मागर्म बल्ब चाहता था जहां बिजली गुजरने पर एक फिलामेंट चमके। मुख्य चुनौती एक उपयुक्त फिलामेंट सामग्री खोजने की थी। इसे बहुत जल्दी जलने के बिना लंबे समय तक चलने की आवश्यकता थी। इस खोज के लिए उस समय भौतिक विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए अत्यधिक धैर्य और अनगिनत परीक्षणों की आवश्यकता होगी। एडिसन और मेनलो पार्क में उनकी टीम ने सही फिलामेंट की विस्तृत खोज शुरू की। उन्होंने हजारों अलग अलग सामग्रियों का परीक्षण किया। इनमें विभिन्न धातुएं और पौधों के रेशे शामिल थे। प्रत्येक सामग्री को सावधानी पूर्वक तैयार किया गया और एक वैक्यूम बल्ब में परीक्षण किया गया। अंत में 1879 में उन्हें कार्बोनाइज्ड कॉटन सिलाई धागे के साथ सफलता मिली। यह फिलामेंट 13 घंटे से अधिक समय तक जला। यह एक सफलता का क्षण था। एडिसन ने नए साल की पूर्व संध्या 1879 को अपने इलेक्ट्रिक लाइटिंग सिस्टम का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। इस तमाशे को देखने के लिए मेनलो पार्क में भीड़ उमड़ पड़ी। चमकते बल्ब जादू की तरह लग रहे थे, अंधेरे को दूर करने और दुनिया भर के शहरों और घरों को बदलने का वादा कर रहे थे। एडिसन समझ गए थे कि लंबे समय तक चलने वाले लाइट बल्ब का आविष्कार करना समाधान का केवल एक हिस्सा था। बिजली की रोशनी को व्यापक उपयोग के लिए व्यावहारिक बनाने के लिए उन्हें बिजली पैदा करने और वितरित करने के लिए एक संपूर्ण प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता थी। इस प्रणाली में कुशल जनरेटर शामिल होने थे, जिन्हें उस समय डायनेमो कहा जाता था। इसके लिए सुरक्षित वायरिंग, ओवरलोड को रोकने के लिए फ्यूज, रोशनी को नियंत्रित करने के लिए स्विच और बिजली की खपत को मापने के लिए मीटर की भी आवश्यकता होती है। एडिसन ने एक संपूर्ण बुनियादी ढांचे की कल्पना की जो बिजली को सीधे घरों और व्यवसायों में लाएगा। वह केवल एक उत्पाद का आविष्कार नहीं कर रहा था, वह एक पूरी तरह से नया उद्योग बना रहा था, एक जटिल नेटवर्क जो आधुनिक दुनिया को शक्ति प्रदान करेगा। अपने दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एडिसन ने 1880 में एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी की स्थापना की। उनका लक्ष्य केंद्रीय बिजली स्टेशन बनाना था जो पूरे पड़ोस में बिजली की आपूर्ति कर सकें। 1882 में न्यूयॉर्क शहर में पर्ल स्ट्रीट स्टेशन का संचालन शुरू हुआ। यह दुनिया का पहला व्यावसायिक केंद्रीय बिजली स्टेशन था। इसने निचले मैनहट्टन में ग्राहकों को डायरेक्ट करंट डीसी बिजली प्रदान की। शुरुआत में इसने कम संख्या में व्यवसायों और धनी व्यक्तियों के लिए रोशनी प्रदान की। हालांकि यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इसने बिजली के युग की शुरुआत को चिह्नित किया और तकनीकी नवाचार के लिए एडिसन के व्यापक दृष्टिकोण की व्यवहार्यता का प्रदर्शन किया, जिससे दुनिया भर के शहरों के विद्युतीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। एडिसन के डायरेक्ट करंट डीसी
सिस्टम को जल्द ही एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती अल्टरनेटिंग करंट एसी से आई। निकोला टेस्ला, एक प्रतिभाशाली आविष्कारक जिन्होंने कभी एडिसन के लिए काम किया था, ने व्यावहारिक एसी मोटर और सिस्टम विकसित किए। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, एक उद्योगपति, ने एसी की क्षमता को पहचाना और टेस्ला के काम का समर्थन किया। लंबी दूरी तक बिजली पहुंचाने के लिए एसी का डीसी पर एक महत्वपूर्ण लाभ था। इसे ट्रांसमिशन के लिए उच्च वोल्टेज तक आसानी से बढ़ाया जा सकता है और फिर उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के लिए कम किया जा सकता है। इसने बड़े क्षेत्रों को बिजली देने के लिए इसे अधिक कुशल और किफायती बना दिया। प्रौद्योगिकी में इस मूलभूत अंतर ने एक भयंकर प्रतिस्पर्धा का मंच तैयार किया। यह प्रतियोगिता करंट के युद्ध के रूप में जानी जाने लगी। एडिसन अपने डीसी सिस्टम के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने तर्क किया कि एसी अपने उच्च वोल्टेज के कारण खतरनाक था। उन्होंने एसी को बदनाम करने के लिए एक जनसंपर्क अभियान चलाया। इस अभियान में सार्वजनिक प्रदर्शन शामिल थे, जिनमें से कुछ में जानवरों को बिजली का झटका देना शामिल था ताकि एसी के कथित खतरों को उजागर किया जा सके। यह एक कड़वी और तीव्र प्रतिद्वंद्विता थी। दोनों पक्षों ने अपने अपने सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत की। बहस सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं थी, यह व्यापार और सार्वजनिक सुरक्षा के बारे में भी था। उस समय के अखबार इस तकनीकी लड़ाई की कहानियों से भरे हुए थे, जो जनता का ध्यान और चिंता को दर्शाते थे। सुरक्षा के लिए डीसी की श्रेष्ठता में एडिसन के प्रयासों और उनके दृढ़ विश्वास के बावजूद एसी अंततः बिजली उत्पादन और वितरण के लिए प्रमुख मानक बन गया। लंबी दूरी के प्रसारण में इसकी दक्षता एक निर्णायक कारक थी, खासकर जब बिजली की मांग बढ़ी और अधिक दूरदराज के इलाकों में फैल गई। हालांकि एडिसन के डीसी सिस्टम का उपयोग कई अनुप्रयोगों में जारी रहा, जैसे कि शहर के केंद्रों में और इलेक्ट्रिक स्ट्रीट कार के लिए। करंट के युद्ध के दौरान तीव्र प्रतिस्पर्धा, जबकि कभी-कभी विवादास्पद, ने एसी और डीसी दोनों तकनीकों में और नवाचार को प्रेरित किया। इसने इंजीनियरों और आविष्कारकों को अपने सिस्टम को परिष्कृत करने और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नई संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। थॉमस एडिसन की विरासत किसी एक आविष्कार या तकनीकी बहस से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनके जीवन काल में 1093 से अधिक अमेरिकी पेटेंट थे। उनका प्रसिद्ध आदर्श वाक्य प्रतिभा 1% प्रेरणा और 99% पसीना है ने कड़ी मेहनत और दृढ़ता में उनके विश्वास पर प्रकाश डाला। व्यावहारिक अनुप्रयोग और बिक्री योग्यता पर उनके अटूट ध्यान ने नवाचार के लिए नए मानक स्थापित किए। उन्होंने केवल चीजों का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने पूरे सिस्टम और उद्योग बनाए। फोनोग्राफ और चलचित्रों से लेकर इलेक्ट्रिक लाइट और पावर सिस्टम तक एडिसन के योगदानों ने दैनिक जीवन को गहराई से बदल दिया और 20वीं सदी और उसके बाद की कई तकनीकी प्रगति के लिए आधारशिला रखी, जिससे इतिहास के सबसे प्रभावशाली आविष्कारकों में से एक के रूप में उनका स्थान पक्का हो गया।